इंटुक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंटुक की प्रदेश वर्किंग कमेटी की बैठक राजीव भवन में इंटुक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी की विशेष उपस्थिति में हुई। इंटुक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी एवं इंटुक के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उठाए गए मजदूर हित के मुद्दों की इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने संवाददाताओं को सविस्तार जानकारी दी। इस दौरान इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, प्रॉम्प्ट टाइम्स के संपादक संदीप कुमार घोष, ऋषि वासवानी के साथ अन्य सदस्यों द्वारा प्रॉम्प्ट टाइम्स कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और जो मजदूर संघों की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जिसमें इंटक के साथ साथ अन्य दलों से जुड़े मजदूर संगठन भी हैं, उसकी कमेटी के समन्वयक, बहुत बड़ी बात आज इतने बड़े मजदूर नेता का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगमन हुआ। इंटक की उन्होंने प्रदेश कार्यालय संजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, इंटक मूर्ति जी और सभी इंटक के पदाधिकारीगण और सबसे बढ़कर हमारे पत्रकार साथी जो विधानसभा का सत्र होने के बावजूद शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर इस पत्रकार वार्ता के लिए, इस संवाददाताओं से चर्चा के लिए उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले संजय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे दो शब्द अपनी बात कहें और उसके बाद सीधे जी संजीवा रेड्डी जी का प्रमोशन उठा दें। साथियों, आज हमारे बीच इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो वर्ल्ड लेवल की यूनियन है उसके वाइस प्रेसिडेंट और साउथ एशिया रीजनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जी संजीव रेड्डी उपस्थित हैं। मैं संजय कुमार सिंह छत्तीसगढ़ इंटक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इंटक का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। हमारे बगल में भाई सत्यजीत रेड्डी जी हैं जो यूथ इंटक के वाइस चेयरमैन है ऑल इंडिया के। मूर्ति साहब जो रेलवे के जाने माने लीडर हैं। हमारे भी मेरे चलावन जी, दिनांक जी, धन्यवाद जी, राजेश पांडे जी, इकबाल जी सभी उपस्थित हैं। मैं सभी का थोड़ा इस बैठक में स्वागत करता हूँ। आज के जो मुद्दे हैं, आपको मालूम है कि इस देश में जो केंद्र में बैठी सरकार है तो मजदूर और किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा घात हो रहा है, जिसके बारे में विस्तार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच सारी बात रखेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ वो आपकी बैठक के लिए पत्रकार वार्ता में आपके सामने सब मुद्दे के ऊपर बातचीत करें। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आप लोगों को। मैं INC का प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया का और वर्ल्ड ट्रेड कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम ट्रेडिंग के बारे में आज की जो सरकार है उनके साथ हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और बुनियादी तौर से नया लेबर कानून को बिठाना चाहते हैं, लेबर लॉस को, उसके ऊपर जो दोनों जो लिख रहा है चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ में हैं कि ILO का एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का ब्रांच है, वहाँ हिंदुस्तान में हम लोग सब लोग इसके मेंबर हैं। हिंदुस्तान भर के मजदूर तहरीक के बारे में निर्णय होता है, जो निर्णय होता है वहाँ के गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, तीनों दुनिया के उसमें ये तय हुआ था कि कोई भी नई कानून बनाते हैं तो ड्राइवर का समावेश कर मजदूर मित्रों को, मालिकों को गवर्नमेंट बुलाकर बातचीत करकर इसके अंदर समझौता हुआ तभी नया कानून करना चाहिए।
ये फैसला है ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो जेनेवा में है, वो उसका यूएनओ का ब्रांच है। वो उन्होंने आके भी हमने कंप्लेंट किया तो वो भी आके पूरा स्टडी किए न्याय डिपार्टमेंट को। उन्होंने कहा कि ये बिना मजदूरों से बातचीत किए आप ये कानून लिख रहा है, ये नहीं, ठीक नहीं है, इसलिए इसको वापस लीजिए और नए ढंग से करो। ये एडवाइस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ILO ने। उसके बाद भी नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दी कि हम नहीं विड्रॉ करेंगे और बातचीत भी हम नहीं करेंगे। बातचीत करना है तो जो हम कर रहे हैं वो मानो, तब बातचीत के लिए बुलाएंगे। तो मानने का अगर उनका नए कानून मानने ही है तो फिर बातचीत की क्या जरूरत है? नहीं मानना है, उसमें डिफरेंसेस है, भेदाभिप्राय है हमारा उनका, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। अब एक सवाल लीजिए, कानून में लिखा हुआ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जज 2 होता है, एक आजकल अभी तक एक ही है कानून का, 2 रहेगा, 2 में एक आदमी जज रहेगा, दूसरा आदमी गवर्नमेंट का आदमी, कोई एक नॉमिनेट केस वाला नहीं है। ये दोनों मिलकर में मजदूर मसाइल को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में फैसला होगा, ये कानून में लिखा हुआ। अब उनको कोई बीजेपी आदमी बिठा देगा होगा जज के साथ, तो मैं किस तरह विश्वास करके मैं मजदूरों का जो तनख्वाह बढ़ाने, पगार बढ़ाने का, डिस्मिसल का या कोई पेंशन का कोई भी केस कैसा ले जाके मैं कोई विश्वास करूँ, कोई न्याय करेगा मेरे साथ? हम कह रहे हैं ऐसा कानून गलत है। दूसरा, अब अभी जो कानून लिखा है, जिंदगी भर मैं स्ट्राइक नहीं कर सकता, जिंदगी भर उसमें लिखा हुआ है कानून में कि जिस दिन भी आप बातचीत टूट जाएगा तुम लोगों का मैनेजमेंट के साथ और डिमांड के बारे में बातचीत टूट जाएगा, टूटने के बाद ऑटोमेटिकली ये समझ जाओ खाली कि कंसिलिएशन स्टार्ट हो जाएगा। You are to presume that conciliation has been started. ये practically start नहीं हुआ, कोई लेबर प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, मगर नाम में लिखा हुआ है कि जिस दिन तुम्हारा नेगोशिएशन फेल हो जाता है और तुम स्ट्राइक नोटिस दे देते हो, नोटिस जिस दिन देते हो उसी दिन कंसिलिएशन स्टार्ट होगा। कंसिलिएशन चलते तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। अच्छा, कंसिलिएशन के बाद 45 डेज तक हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। 45 डेज के बाद पहले ही कोर्ट भेज दिए, तो इसके माने ये हुआ जिंदगी भर हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये हो गया। अब स्ट्राइक में कर भी लिया, बोलते हैं कि मुझे 2 साल का जेल होगा या 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा, ये बोलते हैं। तो जैसे कानून और मालिक जो है, आज हमारा 100 आदमी रहे तो आदमी को रिटेनमेंट करने में परमिशन लेना पड़ता। अब कानून में आ गया कि 300 आदमी से ज्यादा है तो ही परमिशन ले जाओ, 100 तक निकाल दो, जितने चाहो उतने निकाल दो। ये निकालने की घर में लिबर्टी दी थी। और सबसे ज्यादा मिनिमम भी जो है, हम ये बोल रहे हैं कि कम से कम 50,000 रुपया होना चाहिए, 50,000 रुपया मिनिमम मिलना चाहिए। आज आप देखते हैं 8,000, 7,000, 5,000 से मिलना चाहिए। और सिविल पे कमीशन ने ये तय किया है कि 19,000, वो भी नहीं माने जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरे आप इंडस्ट्री देखेंगे, लाखों मजदूर काम करते हैं, लाखों मजदूर का काम जैसा विलय लीजिए, विलय में आज अगर 50,000 आदमी काम कर रहे हैं तो आप देख लीजिए 50,000 आदमी में 10 आदमी गवर्नमेंट है, 10,000 आदमी गवर्नमेंट रहेगा तो 40,000 आदमी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको क्या करना मिलेगा? 15,000, 10,000 करना मिलेगा। उसको कोई भी ग्रेजुएटी वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ड्यूटी नहीं मिलता है। अब ये मसला पे हमारा गवर्नमेंट का झगड़ा है। इसी तरह कानून में कई बातें बिना मजदूरी के पूछे कंसर्न के बिना उन्होंने कानून बना दिया, कोड बना दिया। अब हम उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि कानून विड्रा करो, हमारे साथ बैठो, बातचीत करो, हम उसमें अमेंडमेंट देंगे, आप विचार करो, मालिक और मजदूर और गवर्नमेंट बैठ के बात करेंगे, हम भागेंगे।
हमारे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एक ट्राइबल कमेटी है जहाँ मिनिस्टर चेंज करता है, मालिकों को नुमाइंदगी हर साल को ये मिनिमम होना चाहिए। आज 4 बरस हो गया, 5 बरस हो गया, मीटिंग बुलाती नहीं है। हम किस पे जाते हैं? अब किसे ये कि भाई आदमी को मेरा नया कानून एक लेकर आया है, फिक्स टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट के माने ये है कि एक वर्कर को परमानेंट अपॉइंट नहीं करना, तुमको 2 साल के लिए अपॉइंट किए, 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली तुम नौकरी चले जाता, फिर उसी आदमी को फिर 2 साल, उसी आदमी को फिर 2 साल, यानी फिक्स टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट के माने वो टाइम को उसका टर्मिनेशन करना खत्म होते ही फिर नया अपॉइंटमेंट देते हैं। इसके माने परमानेंट वर्कर अब आएगा चलकर कारखाने में परमानेंट वर्कर नहीं रहेगा। किस तरह इंडस्ट्री बिल्ड होगा, किस तरह मालिक मजदूर का नुमाइंदगी ठीक होगा, ये एक बात इशू है। तीसरा सबसे बड़ा इशू हमारे लिए ये भी था कि ये प्राइवेटाइजेशन इशू। आप जितने इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है उसको प्राइवेटाइज, कोल आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, रेलवे आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, स्टील आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, स्टेट गवर्नमेंट ओनर है उसका, वो इलेक्ट्रिसिटी आप पूरा ले लेकर पूरे हिंदुस्तान का स्टेट गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी ले लेकर वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। आप हर चीज प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं और दो मालिक हिंदुस्तान के 2 मशहूर मालिक हैं, उनको वोट देना चाहते हैं। वो दोनों भी गुजरात से आते हैं, इसलिए गुजरात मालिकों के लिए ये सब हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान को पूरी पब्लिक सेक्टर को खत्म करने के लिए मेरे साथ पब्लिक सेक्टर लगा के उन्होंने कहा, मेरे साथ ने कहा न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया मैंने कंस्ट्रक्ट किया, जब विदाई को देकर नारायण सागर लेके डैम को देकर या बड़े-बड़े कारखाने रेलवे कारखाने को बनाकर बीएचएल को बनाया, ये एनटीपीसी बनाया, इसमें उन्होंने कहा कि न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया। मोदी साहब ने सबको कचरा मानकर कोऑपरेटिव किया, मेरे के लिए टेम्पल्स है, उनके लिए कचरा कुंडी हो गया। ऐसे गवर्नमेंट के साथ नहीं लड़े तो क्या करें? इसीलिए हम सब लोगों ने हिंदुस्तान में पूरे सेंट्रल के एक ऑर्गेनाइजेशन सीटू एचएमए बीएमएस एनयूटी सब मिलकर हम सेंट्रल के कोऑर्डिनेशन कमेटी ये कमेटी बनाया, उसका मैं चेयरमैन चुने, सब केंद्र वाले हम लोग एक जगह बैठकर अब ये गवर्नमेंट से लड़ने के लिए निपटा हम इससे पहले 2 दिन का स्ट्राइक किए, नेशनल वाइड स्ट्राइक किए, 3 दिन का स्ट्राइक किए, हम समझाने की कोशिश किए, सत्याग्रह किए, मोर्चा बनाए, तो पार्लियामेंट सामने करके मोर्चा बनाए, फिर भी हमको अरेस्ट किए, मगर वो कुछ माना नहीं। अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान भर में एक महीने के लिए कारखाने बंद नहीं करें, पूरे प्रोडक्शन बंद करना चाहते हैं। अब कोल भी आप देख लीजिए, जितनी कोल इंपॉर्टेंट जितने माइंस के अंदर वो डायरेक्टली जो है प्राइवेटाइजेशन बेचने की तैयारी है। अरे क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता, देश किधर जा रहा है पता नहीं चलता। एक तरफ देश राजधानी बनते जा रहा है, पेट्रोल का दाम देख लीजिए 100 रुपए लीटर हो गया, डीजल का देख लीजिए। अरे कांग्रेस के जमाने में 30 रुपए बने जब जो है ना वाजपेयी वगैरह जो है गाड़ी बंदी पड़ी है, क्योंकि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, हम नहीं कर सकते 30 रुपए में। आज 100 रुपए हो गया। मोदी को जरा सा समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा इज्जत रखनी चाहिए, इतना भी एग्रेशन तो नहीं होना चाहिए कि 30 रुपए में वाजपेयी जी बंदी पे चले गए, बैल बंदी पे, क्योंकि उतना कर्जा नहीं बनता। 100 रुपए कैसे बर्दाश्त करेगा? उसमें होते हैं कि स्टेट का टैक्स है, वो पहले भी टैक्स था, आज भी है। 100 रुपए तो कोई दिए नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर ने बोले गरीब आदमी चावल पकाता है, रोटी पकाता है, उसका गैस की कीमत इतना लंबा छोड़ा है, उसको बोले गैस की कीमत कम कर दो। आज करीब गैस का कुछ दिन गैस का क्या कीमत है, 1000 में चले गए। उस वक्त 200 रुपए था, तो उस वक्त गरीब आदमी जिंदा नहीं रह सकता, मगर 1000 रुपए में आजकल के गैस में खाना बना सकता है। ये मोदी का क्या
मोदी को संसार नहीं, बाल बच्चे नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ क्या होता फैमिली का नहीं मालूम है। उन्होंने गरीब बंदे तकलीफ उठा के देखे तो मालूम होता कि ये 15,000 में एक मजदूर जिंदगी कैसा गुजारता है, 80,000 में कैसे होता, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, स्कूल का फीस दे दीजिए, एडमिशन के लिए 5,000, 2,000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मजदूर कहां से एडा करेगा? सुप्रीम कोर्ट बोला 2 केसेस में, वर्कर इज अ सोशल पार्टनर ऑफ इंडस्ट्री। सोशल पार्टनर को क्या इज्जत दे रहा है, मजदूर को क्या इज्जत दे रहा है? सोशल पार्टनर बोला, सोशल पार्टनर कंसल्ट भी नहीं कर रहा उसका जिंदगी भर। अरे आज उसके नौकरी पर एजुकेशन कर रहा, नो कंसल्टेशन, टंका काम कर रहा, नो कंसल्टेशन, बोनस नहीं दे रहा, नो कंसल्टेशन, और आखिर में उसका नौकरी बेच रहा है, कभी कंसल्टेशन नहीं। हम क्या बोलते हैं? हमसे कंसल्ट करो, बातचीत करो। हम भी ये देश के अंदर एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर था, राज्यसभा मेंबर था, 3 दफे एमएलए था। हम तो ये देश में, हम भी देश का सेवा किए, हम देश को बर्बाद होने नहीं देंगे, देश के साथ रहना चाहते हैं। मगर ये मोदी साहब का एटीट्यूड और तरीका देखे तो हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता दिखता नहीं। मैं तो आपसे यही कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि गरीब लोग नौकरी है, आज टेम्पररी नौकरी देते हैं और परमानेंट नौकरी जितने कॉन्ट्रैक्ट जितने प्राइवेटाइजेशन होता है वह कॉन्ट्रैक्ट लेबर और प्राइवेटाइजेशन का होता है, परमानेंट नौकरी मिलते नहीं है। कैसे हिंदुस्तान में शांति रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगा, कारखाने बंद हो रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में देखिए कितने इंडस्ट्री हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। कोई डिमांड नहीं है, वेज का डिमांड नहीं, बोनस का नहीं, कुछ नहीं। अबे प्राइवेटाइजेशन मत करो। ये आंध्रा वाले लड़ नटो दिख रहे हैं और अपने हजारों एकड़ जमीन की, अपना खेत वाली का जमीन की है, वो जमीन का आज जो है ना वो कोरिया वाले को बेच दिया। नटोरियस एम्प्लॉयर, उसका नाम मशहूर है, वैसे एम्प्लॉयर को बेचना चाहते। तो वर्कर वहां जो इस वक्त करीब 50,000 आदमी वर्कर काम कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर को मिला 1 लाख हो जाते हैं। मुझे क्या हाल है? इसलिए अब मैंने आप पेंशन दे दिया बाहर के लिए, अन्य को रोटी के लिए हर पैसा अन्य को भी आईने दिलाना चाहिए, भूमि को पेंशन देना चाहिए। वर्कर रिटायर होता है तो उसको पेंशन देने की तैयार नहीं है, मगर गवर्नमेंट वाला बिना उसको बोलते हैं कि वोटिंग पार्टी के लिए, वोटिंग लेने के लिए उसको तो पेंशन 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए देना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं जब गाँव वाला बीमार है, गाँव का भी दे रहे तो खुशी की बात है, अच्छा है तो अच्छी बात है। उसी तरह वर्कर के लिए जो दौलत कमाया, बड़े-बड़े कारखाने चला था, उसको तो पेंशन दीजिए। मेरे को जो पेंशन मुझे मेरे प्रोविडेंट फंड का मिलता है वो भी 3,000, 4,000, 5,000 रुपए। क्या करूँगा 3,000? इसलिए ये सब बातों को लेकर ट्रेड मूवमेंट बहुत ज्यादा असर है और ट्रेड मूवमेंट एक तरह से नर्वस भी है और इमोशन भी है। और हम लोग एक सोच रहे हैं कि अभी 2 दिन में हम फिर दिल्ली में बैठे पूरे ट्रेड यूनियन वाले, हम ये तय करने सोच रहे हैं कि आधे सौ ये महीने में या दूसरे महीने में हम लोग 1 महीने के लिए क्यों कंटिन्यू स्ट्राइक नहीं करें, ये बात हम सोच रहे हैं। ये बात मैं आपको बताने के लिए, मैं निवेदन करने के लिए बुलाया। आपने कोई सवाल है तो पूछिए। आपने भी बैठक लिए कारखाने की देखिए ऐसा है, इनके जैसे हमारे पास जैसे हमारा आदमी जना RSS जैसा डिसिप्लिन एक्टिविटी थोड़ा इंटेग्रिटी ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, कुछ लोग बोलते मैं ही रखूँ। एक 4 दिन के नीचे दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि इंटेक ये जो क्लेम है सब गलत है, सिर्फ संजय रेड्डी इंटेक का बोलते 3 दिन पहले फैसला दिया मेरे पास है। प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोई जैसे महंगे बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ का होता है। मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट माना गया हाई कोर्ट में, मैं जो अपने किया ये इलेक्ट किया
वही तो चेंजेस हो गया होता। जो नए कानून लेके आए हैं जी क्या है इसके विरोध में क्या करना है जिसे हम एक ही बात बोल रहे हैं इनसे, निवेदन ये कर रहे हैं, ये कानून को तुम थोड़ा पेंडिंग रखो, वापस ले लो, बातचीत शुरू करो, मालिकों को बुलाओ, मजदूर यूनियन को बुलाओ और गवर्नमेंट बजट तीनों बैठेंगे, एक एक क्लास से डिस्कस करेंगे कि कानून पाएंगे, आईएलओ वाले जो उन्हें हम भी भेज करेंगे, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनियन है वो लोग भी बैठ के बात करना चाहते हैं। मगर ऐसा कानून बनाएंगे जो एंटी लेबर है, एंटी ट्रेड यूनियन है, एंटी इंडस्ट्री भी है, वैसे कानून लिख रहे हैं। तो अन्य इसके माने क्या है, मालिक मजदूर परमानेंटली रहते हैं और समझौता नहीं है। अब देखिए मेरे जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, मैं प्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट दूंगा, एफिशिएंसी क्यों दूंगा, क्वालिटी क्यों बढ़ाऊंगा। केंद्र सरकार अगर नहीं मानती है आपकी बात तो तब क्या करेंगे? हमने यही करेंगे, जो ये दो तरीके हैं, पहले कारखाने बंद करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, एजुकेशन करूंगा, बुक हड़ताल करूंगा, नहीं तो ये गवर्नमेंट को बदलने की कोशिश करूंगा। जो पॉलिटिकल पार्टी हमको मदद करती है वो पॉलिटिकल पार्टी में मदद करूंगा। मेरे सामने का सीधा सलाह है, मैं कोई मिनिस्टर बनना नहीं है, मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना है। मैं था वो अकोल हमारा 90 इयर्स है, तो हमको पॉलिटिक्स जाना इंटरेस्ट नहीं है, मगर हम उस आदमी जरूर वो पार्टी जरूर मदद करेंगे जो गरीबों के साथ है, मजदूर के साथ है, हमारे पास को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी नहीं है। सर कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए बस एक सवाल यह है कि आप कह दीजिए कि यहाँ पे अधिकृत कौन है? चाचा लोग हमारा जो है ना, हमारा ऑल इंडिया का जो डिसीजन होता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आईएनटीसी का एक दो बात मैं आईएनटीसी पहले रजिस्टर कर लिया अंडर इंडियन एक्ट रजिस्ट्रेड, तो ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है और वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन करेगा, मगर आईएनटीसी हिंदुस्तान में 2 ट्रिब्यूनल रजिस्टर, एक आईएनटीसी एक एआईटीसी, ये 2 रजिस्टर है, बाकी सिटी में ये ऑफिस में दिल्ली का फाइनेंस में 30 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट वो मैं इसका ट्रस्ट का चेयरमैन, और उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट स्टेट आईएनटीसी को अपॉइंट करते हैं या इलेक्शन करते हैं या अपॉइंट करते हैं, वो लोग हमारे हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो लीगल होता है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में संजय सिंह की प्रेसिडेंट है, हमने रिकॉग्नाइज किया और अपॉइंट किया, वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ आईएनटीसी जो रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन ट्रेड यूनियन। ये कोई मतलब मैं हमारा रजिस्टर नहीं है, तुम ऑफिस है, मेरे ऑफिस में है रजिस्टर्ड है, मेरे ओन बिल्डिंग है, मेरे ओन गेस्ट हाउस है, मेरे पास फाइनेंस है, उसमें कोई क्लेम नहीं करता, सिर्फ बाहर नाम लेके बोलते हैं। तो पिछले ये 10 वर्ष चल रहा है, 3 दफा कोर्ट ने फैसला किया है कि ये आईएनटीसी का प्रेसिडेंट संजय रेड्डी है, इसका रजिस्टर्ड बॉडी है, ये इलेक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए वो नहीं कर सकता। बोलिए जो केंद्र का जो संविधान है सभी हितों के खिलाफ है, हमने आपको निर्देश दिया है कि आप प्रदेश संगठन को इसके खिलाफ ज्ञापन किया जाए। ये हम लोग हर एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में आईएनटीसी को सेपरेट स्टेट जो हमारा कलेक्टिव डिसीजन होता है पूरे 3 बार तय करने बाद उनके सेक्शन को यूआईटी का एजेंसी को मांग करते हैं और उसी तरह से बीएमएसएल उनके राजनीति देते हैं, इससे आगे अपने आगे को इतना पकड़ के डिसीजन को इस तरह इम्प्लीमेंट करो, ये हर स्टेट को भेजते हैं। छत्तीसगढ़ संजय सिंह के हमारा प्रेसिडेंट है, उनकी स्पेसिफिकली बोलते हैं। यहाँ पर हितों के लेकर कोई अपना कोई कार्यक्रम कोई हमारे वर्किंग में भी इन बातों के लिए कि छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ के प्रॉब्लम के लिए यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं उनको मिनिमम वेज बढ़ना चाहिए, अन्य वर्कर को वेज बढ़ना चाहिए, जो पुराना कानून है रिकग्निशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसी तरह हम चाहते हैं कि पंचायत स्कीम गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एजेंसी मानना चाहिए।
इन बातों को लेके ऑल इंडिया जो होगा मुझे बातों को बताया गया और उसी पे डिस्कशन हुआ ताकि कल सुबह अगर गवर्नमेंट नहीं माने लेबर कानून के अंदर तो क्या एजुकेशन कर रहे हैं उसके लिए तैयारी करना चाहिए उनके ये बताने के लिए आज को वर्तमान में लगातार इस तरह पे वसूली के आरोप करते हुए नजर आते हैं कि इसके पीछे की वजह है इसको कैसे सॉल्व ये ऐसा है सर अब राम मंदिर बोलते कैसा वो मुझे मेरा पता नहीं मैं भी चेताई करना चाहता हूँ राम मंदिर इसको जो समझ नहीं आया मैं तो भारत में मानता हूँ तो इसलिए चंदा जो है ना ऑफिशियल जो चंदा को होता है रसीद देकर है रजिस्टर नंबर है ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर दो आदमी करेक्ट है जो आदमी रसीद नहीं कुछ नहीं चंदा वसूल करता मैं तुमको पैसे बना दूंगा वो बना दूंगा ये बना दूंगा इस तरह धोखा देके वो पैसा वसूल कर लेते हैं तो ये ग्रेजुएट जो ना जो देने वाला का कितने घटेगा एक दो दिन के बाद वो पैसा नहीं है तो वो उस पर क्या करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए, आपने रेड्डी साहब की बातों को सुना। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर किसी को कोई कम्युनिकेशन की कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी सेवा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा टॉप टाइम्स का कैलेंडर का विमोचन किया जा रहा है। सभी साथियों से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ